जी, आज का पहला सवाल। अ टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड। अगर टीचर पहली दफा अपने स्टूडेंट से मिल रहा हो, उसे क्या करना चाहिए? स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग द स्टूडेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक। बच्चों की पसंद नापसंद को समझे बगैर टीचर पढ़ाना शुरू कर दे। डेवलप रेपोर्ट विद द क्लास, के क्लास के साथ टीचर अपनी रेपो बिल्ड करे। रेपो बिल्ड करने से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स को ये बावर करवाए कि मैं उनका एक उस्ताद हूँ और उनका वेल विशर हूँ, उनका खैरखा हूँ। यानी जैसे एक होता है, इससे ये भी है कि एक नए टीचर्स के और जो एक गैप होता है, उस गैप को भी खत्म किया जाए। यानी वो ये पता नहीं उस्ताद कैसा होगा, खड़ूस होगा, क्या होगा, बोलेगा नहीं बोलेगा, तो उस्ताद जब उनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करेगा तो बच्चों को लगेगा कि ये एक अच्छा उस्ताद है और हमारे मुताबिक जो है ना, हमारे साथ चलने के चलेगा। अच्छा जी, गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट, और टीचर आके जो है वो अपने सब्जेक्ट की जो ब्रॉड आउटलाइन है वो उनके साथ शेयर करें। क्योंकि इस सवाल के अंदर बी और सी इस तरह करके मेंशन किया गया है, इस वजह से हम इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन इसका अगर अगर ये सी वाला डिस्ट्रैक्टर इतना जो है वो वीक ना हो, इतना क्लोज ना होता, उस सूरत के अंदर तो हमने बी लगाना था। अब जब ये भी बात की गई है कि ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट के बच्चे, हम मैं आपका ये सब्जेक्ट पढ़ाना है मैंने, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम ब्रॉड बेस के अंदर पूरे सब्जेक्ट में इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज भी बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए हैं तो आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा लिया, बच्चों का कर लिया, उनके साथ थोड़ी रेपो मैंने बिल्ड कर ली। लिया। अब उसके साथ ये तारुफ हाँ नहीं जी, करवाएंगे और कि बेटा मेरी मैं आपके इस खाना भी सब्जेक्ट का लेके उस्ताद हूँ और जाती इसके थी। अंदर ये सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ये इसकी एप्लीकेशन होंगी। तो एक ब्रॉड वे के अंदर भी जो है वो हम उसके अंदर उसकी आउटलाइन बता ये दें। वो दो ठीक है उन्हें बदल लिया। जी। इंटरिंग इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम के इंटर होना एंड एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स विद स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। क्लास में इंटर होना और बच्चों के साथ ग्रीटिंग करना, ये क्या होगा? यानी आप क्लास में इंटर हुए हैं और ग्रीटिंग से मुराद ये होता है कि जैसे एक होता है ना, सलाम दुआ ही समझ लें। तो इससे क्या मुराद होगा? इंट्रोडक्शन, आइस ब्रेकिंग प्रेजेंटेशन। देखिए, ये जो होती है ना, जब क्लास में इंटर होके ग्रीटिंग्स करना, ये ना आइस ब्रेकिंग के अंदर आता है। यानी जहां पे खामोशी को तोड़ना, एक सहमे हुए जो है लम्हे को जो है वो रौनक वाले लम्हे में बदलना। तो इसका आइस ब्रेकिंग इंट्रोडक्शन एक और चीज है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। इंट्रोडक्शन एक और चीज है कि जहाँ पे उस्ताद बच्चों से इस तरह, तो अब ग्रीटिंग्स इंट्रोडक्शन के मतलब में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आइस ब्रेकिंग होगा कि उस्ताद ने जैसे ना क्लास में इंटर हुआ है तो थोड़ा ग्रीटिंग्स की है, थोड़ी आइस ब्रेक की है, या पहले जो जिस तरह का एनवायरनमेंट जो भी था उसको एकदम बदला है उस्ताद ने। लेसन प्लान इज एन लेसन प्लान क्या है? ब्लू प्रिंट ऑफ व्हाट अ टीचर टीचर्स इन द क्लासरूम। एक ब्लू प्रिंट है कि टीचर क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाएगा। टीचर्स होमवर्क, या उस्ताद का होमवर्क होता है जो उसने घर जाके करना होता है। सब्जेक्ट कंटेंट, ये सब्जेक्ट का कंटेंट होता है। बेसिकली एक ब्लू प्रिंट होता है कि उस्ताद क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाएगा, उस्ताद ने क्या पढ़ाना है, तो वो हमारा लेसन प्लानिंग होती है। ये उस्ताद के ब्लू प्रिंट की हैसियत रखता है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड। साइंस जो है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग की, आर्ट यानी टीचिंग को पढ़ाना जो है वो एक फन भी है, एक साइंस भी है। ये कौन किसकी? पेडागोजी है। पेडागोजी पढ़ाने के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग बताती है। Which of the following method of teaching is more suitable to develop analytical skill among students? कौन सा टीचिंग मेथड बच्चों के अंदर एनालिटिकल स्किल, यानी ऐसी स्किल जिसके अंदर हम चीजों का बारीकी से एनालिसिस करते हैं, उसको गहराई से चीजों को देखते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आंसर जो ठीक होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ना होते तो फिर प्रोजेक्ट की तरफ आते, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आते। कहीं ना कहीं सबके अंदर एनालिटिकल होती है कि मोस्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बार बार सवाल करके किसी चीज की गहराई के अंदर जाना, उसको हर चीज को समझना। अमंग द फॉलोइंग विच कांट बी अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूशन। कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव एवेल्यूशन किस में नहीं है? इनमें से
कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड को, ठीक है। असाइनमेंट होती है किसी चीज के मतलब किसी टॉपिक के मुतालिक जो है वो कंप्रीहेंसिव कंटेंट का होना। पेशेंट टीचर मीटिंग, ये पेरेंट्स मेरे ख्याल होता तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ये कोई कांट की बात की गई है, तो ये कोई टीचिंग रिकॉर्ड नहीं है, ये स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एजुकेशनल वीकनेस अचीवमेंट टेस्ट इज एसेंशियल। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है किस तरह की वीकनेस को लिए जरूरी होता है, यानी अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली होता क्या है। इमोशनल मल एडजस्टेड अचीवमेंट टेस्ट हमने कहा था ऐसा टेस्ट होता है जो हम बाद में ले रहे होते हैं, कुछ कंटेंट पढ़ाने के बाद ले रहे होते हैं, यानी अब इमोशनल का ताल्लुक अचीवमेंट के साथ नहीं है। डिलिंक्वेंसी शायद कोई लैंग्वेज के मुतालिक है ये। रीडिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी यानी उस बच्चे को रीडिंग करना नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये उस बच्चे की वीकनेस है। और जब हम उसकी यानी फॉर एग्जाम्पल हमने उस बच्चे से वो सुन रहे हैं तो हमें पता चलता है इसको तो ये भी नहीं आता, यानी इसका मतलब है कि हमने वो पढ़ाया नहीं था, ये उस बच्चे की वो अचीवमेंट नहीं है। तो रीडिंग डिसेबिलिटी जो है वो अचीवमेंट के अंदर आएगा। विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेबल टू टीच लर्निंग प्रोसेस। कौन सी असेसमेंट टाइप जो है वो रिलेट नहीं करती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अचीवमेंट, कंटिन्यूस, क्लिनिकल, कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं आती। जी बिल्कुल क्लिनिकल है। क्लिनिकल बच्चों के लिए नहीं होती, स्टूडेंट के लिए नहीं होती, ये तो साइकोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, दवाइयों से इलाज करते हैं, तो उसे क्लिनिकल बोलते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका किरदार नहीं है। इट हेल्प्स द लर्नर टू ग्रो ऑलवेज, ये मदद करती है टीचर की कि वो लर्नर की कि टू ग्रो ऑलवेज, टू लिव विद अदर्स, दूसरों के साथ जो है वो जियो, आगे बढ़ो। सो एफिशिएंटली, इतने अच्छे तरीके से ही कैन इम्प्रूव हिज ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को जो है बेहतर करो, एंड हिज ऑन वैल्यूएबल पर्पस, और अपने जिंदगी के पर्पस को जो है वो समझो, ठीक है। यानी आपने देखें कि लोगों के साथ कैसे रहना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने इन सेल्फ को बेहतर करना है और वैल्यूएबल। तो ये सारे एजुकेशनल के हैं, गाइडेंस के, यानी ये उसके कीवर्ड्स हैं, उसके हैं मतलब उसकी चीजें हैं कि ये जो उसको आगे बढ़ने के अंदर स्टूडेंट्स के अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के अंदर अपनी वैल्यूएबल एजुकेशन हमें वैल्यूएबल सिखाती, वैल्यूएबल बनाती है और हमें आगे कैसे बढ़ना है वो सिखाती है। Guidance and counseling program is intended to make learner to understand himself. This time reflect, अपने आप को समझना, ठीक है, अपनी अपनी कमजोरियां, अपनी अच्छाइयां, अपने आप को समझना, ये क्या कहलाता है, साइकोलॉजिकल होता है, फिलोसॉफिकल, ये सोशियो कल्चरल फाउंडेशन होती है। जब हम अपनी जात का एनालिसिस कर रहे होते हैं ना खुद की, कि मेरी कमजोरियां, मेरी अच्छाइयां, मेरे अंदर क्या अच्छा, ये साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होगा। यानी किसी इंसान को समझना, उसकी फितरत को समझने की कोशिश करना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम कैन हेल्प यंग जनरेशन not only to solve their problem but also to make them to lead a better life in this statement reflects, ना सिर्फ अपने आप को बेहतर करना है बल्कि एक अच्छी जिंदगी बनानी है और मसले सॉल्व करनी है। तो ये स्टेटमेंट किसके साथ होगी जी, ये स्टेटमेंट किसके साथ होगी, ये सोशल कल्चर के अंदर आएगी। देखें, गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम कैन हेल्प यंग जनरेशन नॉट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बट आल्सो टू मेक देम टू लिव अ बेटर लाइफ, कि एक अच्छी जिंदगी गुजारे। तो अच्छी जिंदगी का ताल्लुक जो होता है ना, ये सोसाइटी के साथ होता है। एक अच्छी जिंदगी का ताल्लुक यानी कहाँ पे गुजारनी है, सोसाइटी, किसी माहौल के अंदर, किसी सोसाइटी कल्चर के अंदर गुजारनी है ना, तो कल्चर होगा। यहाँ मैं आइडियाज, नजरियात, रिलीजन इस तरह की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो है वो अपने आप को समझने की बात नहीं कर रहा। तो साइकोलॉजिकल इन इंटीग्रेटेड, जहाँ पे हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज, तरतीब देते हैं, एंड क्रिएटिव विच इज यूजफुल एंड एप्लीकेबल टू ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम मैदानों के अंदर जो है वो यूजफुल है। क्या है, गाइडेंस है, काउंसलिंग है, साइकोथेरापी है, यानी कि ये एक इंटीग्रेटेड है, ये हमारी मदद करती है, ये एक तरतीब होती है, इसके अंदर क्रिएटिव प्रोसेस होता है और यूजफुल भी होता है और एप्लीकेबल भी होता है। ये क्या चीज है,
ये गाइडेंस है, ठीक है। गाइडेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी मतलब हमारे पास उस किसी बंदे को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड, ऑर्गेनाइज और क्रिएटिव प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम उसको बताते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे आगे जा सकते हैं, क्या यूजफुल है, क्या एप्लीकेबल है, वो बताते हैं। The influence that are present in the home, the school, and the community constitutes educational media that may stimulate or retard desirable। तो इन्फ्लुएंस दैट आर प्रेजेंट इन द होम, वो इन्फ्लुएंस वो असर जो घरों के अंदर मौजूद होता है, द स्कूल में एंड द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर कंस्टिट्यूट एजुकेशनल मीडिया, जिसके अंदर एजुकेशनल मीडिया भी है, डेट में जो हमें स्टिमुलेट करता है या डिजायरेबल को क्या करता है, या डिजायरेबल डेवलपमेंट, ठीक है, या डिजायरेबल जो है ना, ये डिजायरेबल एप्लीकेशन नहीं, हमेशा डिजायरेबल, हम किस तरह की डेवलपमेंट चाह रहे हैं, किस तरह की डेवलप, कुछ माहौल हमारे घर से है, कुछ स्कूल से मिलता है, कुछ हम कम्युनिटी से सीखते हैं, ये सारी चीजें कुछ एजुकेशन मीडिया से सीखते हैं, यानी स्कूल हो गया, घर हो गया, कम्युनिटी हो गई, मीडिया हो गया, इन सब से जो हम सीखते हैं, ये हमारे जो सीखना है ये क्या करता है, ये हमें स्टिमुलेट करता है और हमें डिजायरेबल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, जो हमारे अंदर कमियां होती हैं उनकी तरफ हमें लेके जाता है। द टेस्ट टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस रिसर्चर यूजेस, तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर क्या करता है, टी टेस्ट लगाता है, एनोवा X2 फैक्टोरियल एनालिसिस। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर टी टेस्ट लगाता है, क्या लगाता है, टी टेस्ट लगाता है। टी टेस्ट के अंदर होता है कि हम दो देखें, वो जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ी ना, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम दोनों का देखते हैं एक सिग्निफिकेंट, उनका मीन की, जैसे यहाँ पे हम मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं टी टेस्ट के अंदर, तो उसी से हम पता चल जाता है कि दो क्लासें हमारे पास, ग्रुप ए ग्रुप बी है भाई, इनका क्या, इन दोनों ग्रुपों की प्रोग्रेस क्या रही है, पहले की क्या रही है, दूसरे की क्या रही है, तो इससे हमें पता चल रहा होता है। Which of the following is true about ecological validity? इकोलॉजी माहौल की वैलिडिटी, कौन सा माहौल जो है ना वो एक अच्छा माहौल होगा लर्निंग के लिए, इकोलॉजी होगी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग टू द रियल वर्ल्ड। इकोलॉजी एक बेसिकली एक इन्वायरमेंट, एक वैलिडिटी है कि ऐसा माहौल जिसके अंदर हम अपनी फाइंडिंग को अप्लाई कर सकें, रियल सेंस के अंदर अप्लाई कर सकें, वो माहौल वैलिड है। ऑल लिबर्टरी एक्सपेरिमेंट हैव लो, जो तमाम लिबर्टरी है वहाँ लो इकोलॉजी होती है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर टू हाउ मच अ स्टूडेंट मेथड रिजेंबल लाइफ नोशन, के जो कितना जो है ना वो लाइफ की नोशंस के दिन के इशारों के मुताबिक जो है वो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है। तो इसका ये ऑप्शन है, जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है ना, यानी माहौल वही अच्छा है जिसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, जहां हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को वहां पे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। If a child primary reason for not drawing picture on the living room, एक छोटा बच्चा या एक बच्चा जो है वो अपने कमरे के अंदर जो है वो ड्राइंग नहीं करता, ठीक है, अपने लिविंग रूम में उसकी दीवार के ऊपर विद क्रेयंस, यानी नंबरों रंगों के साथ, इज टू अवॉइड द पनिशमेंट, कि वो बचना चाहता है पनिशमेंट से, डेट वुड इनएविटेबल फॉलो दिस बिहेवियर, जो कि उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती हैं। शी वुड बी सेड टू बी एट विच लेवल, वो किस लेवल के ऊपर है, कन्वेंशनल, परी कन्वेंशनल, पोस्ट या अनकन्वेंशनल लेवल है। यानी एक बच्ची दीवार को खराब नहीं करती सिर्फ इस वजह से कि कहीं मेरी जो है ना वो मेरी पिटाई ना हो जाए, तो ये उसका है परी कन्वेंशनल लेवल है, जिसके अंदर वो पनिशमेंट और ओबीडियंस और पनिशमेंट, उसको डर होता है, मार का डर होता है। द वर्ड बिग इज फ्लैश्ड ऑन अ स्क्रीन, आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और वहां पे जो है वो स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन के ऊपर जो है ना उस सबसे पहले एक वर्ड आता है, वर्ड है बिग। तो उस मेंट तो उसके क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी मेंटल की पिक्चर बनेगी, मेंटल पिक्चर ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंट, सबसे पहले क्या चीज आपके दिमाग के अंदर आएगी, द डेफिनेशन लार्ज इन साइज के, उसके वो कब आएगी, और साउंड लाइक पिक रिप्रेजेंट, तो वो कब आएगी जी, जब हमारे द वर्ड बिग इज फ्लैश ऑन स्क्रीन, देखिए ये बोल नहीं रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आपने जिन्होंने बी लिखा, बी तो मुराद फोनेटिक है, वो तो है साउंड, क्या साउंड पहले आएगी, जबकि हमारे सामने तो वो सबसे पहले स्क्रीन पे शो हुआ है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल होगा कि हमारे सामने एक, जैसे समझने वाली बात है, एक स्क्रीन है, एलसीडी लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यकदम उसके ऊपर
जो है वो वर्ड बिग लिखा आता है, तो पहले आप उसके स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे। सबसे पहले कितना बड़ा है लिखा हुआ है, कितनी जगह ले रहा है वगैरह। तो पहली चीज क्या होगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी। फिर उसके बाद द डेफिनेशन लार्ज इज साइज, फिर उसके बाद आपके जेहन के अंदर आया, अब ये खुद बता रहा है कि वो आपके जेहन में आएगा कि बिग घर इसका मतलब एक बहुत बड़ी चीज, साइज आ, इसका मतलब है कि आपके जेहन के अंदर उसका मतलब आया, क्या आया है मतलब, यानी उसकी वो खुद बात कर रहा है। डेफिनेशन लार्ज एज साइज रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब लार्ज एंड साइज उसके जेहन क्या आएगा, ये बिग घर इसका। फिर उसके बाद वो उसको साउंड लाइक पिक, फिर उसको उस लफ्ज को बिग को पढ़ेगा वो, ठीक है। सबसे पहले वो उसको जाहिर हो रही, फ्लैश हो रही है, तो वो देखेगा एक स्ट्रक्चर कैसे लिखा हुआ क्या है। दूसरे नंबर पे वो देख रहा होगा कितना लार्ज साइज है। तीसरे नंबर यानी वो उसके सिमेंटिक मतलब आ जाएगा। और तीसरा साउंड लाइक पे फुनेमिक उसकी साउंड लाइक की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। हाउ कैन यू एक्टिवली लिसन टू स्टूडेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स, आप किस तरह बच्चों को सुनेंगे और उनको उनकी नीड्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। बाय इंटरप्टिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को इंटरप्ट करके, बाय इग्नोरिंग उनको इग्नोर करके, बाय पेइंग अटेंशन उनकी तरफ तवज्जो करके, उनसे क्वेश्चन करके, उनका फीडबैक लेके, या उनको एग्जाम देके। तो सी ऑप्शन बड़ा आसान सा सवाल। व्हाट डज डायग्नोस्टिक असेसमेंट एम टू डू, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करती है, टेस्ट एट द एंड टेस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रेयर नॉलेज बिफोर इंस्ट्रक्शन, बच्चों को पढ़ाने से पहले उनकी जो प्रेयर नॉलेज को देखना वो आता है। प्रोवाइड ग्रेड्स फॉर रिपोर्ट कार्ड, उनको ग्रेड प्रोवाइड करना, इवैल्यूएट टीचर परफॉर्मेंस। तो ये वाला आता है कि देखें, जो हम उसके पहले वाला नॉलेज देखते हैं कि उसको क्या लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, उससे पहले क्या चीज आती है क्या नहीं आती, तो वो डायग्नोस्टिक के अंदर आ जाएगा। ड्यूरिंग द स्कूल डे, स्कूल के दिन, सम टीचर फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द टास्क, कुछ उस्ताद जो है ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें। वाइल अदर मैनेज टू स्टे एंगेज एंड प्रोडक्टिव, लेकिन जबकि दूसरे उस्ताद जो हैं वो बड़े एंगेज भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं। हाउ यू हाउ यू यूजली फील ड्यूरिंग अ टिपिकल वर्क डे, आप कैसे जो है वो फील करेंगे इस ऐसे दिन में। देखिए ड्यूरिंग, आप अब ये आपकी परसेप्शन का सवाल है, सारे अपना खुद से लगा लेंगे क्योंकि पेडागोजी है तो हमने बेस्ट आंसर लगाना है। आई ऑलवेज फील फुल्ली इंगेज, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं फुल्ली इंगेज रहूं एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग, और अपने पूरे टाइम के दौरान बड़ा मोटिवेटेड रहूं। अब सबसे सूटेबल बात तो यही है, ऐसा उस्ताद अच्छा है। आई समटाइम फील एंशियस, मैं कभी कभी परेशानी महसूस करता हूँ, बट मैनेज टू रीगेन कंट्रोल, लेकिन फिर मैं अपने ऊपर कंट्रोल करता हूँ। ये जिन्होंने बी बताया है उन्होंने अपनी कंडीशन बताई है कि कभी कभी वो जिंदगी में मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं नहीं हमें आगे बढ़ना है। और आई जनरली स्टे काम, मैं बड़ा पीसफुल रहता हूँ एंड हैंडल चैलेंजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, और जो स्टूडेंट्स चैलेंजिंग बिहेवियर है उनको अब भी डील करता हूँ, लेकिन मैं कोई परेशानी नहीं लेता, बड़ी आसानी के साथ। तो इतना चिल बंदा भी नहीं होना चाहिए कि वो चिल रहता है, परेशान होता भी नहीं है। और जो ना मतलब ऐसे बंदे सुस्त कंसिडर होते हैं कि जो बड़े काम और पीस हर वक्त रहते हो, कोई परेशानी ना लेते हो। क्योंकि काम जो भी होता है वो एक स्ट्रेसफुल होता है। आई जनरली स्टे काम, मैं अक्सर पुरस्कून रहता हूँ। हैंडल चैलेंजिंग स्टूडेंट बिहेवियर विदाउट मच एंग्जाइटी, और ज्यादा परेशानी लिए बगैर उनके। तो खैर ये आपका अपना है कि आप कैसे हैं, लेकिन चूंकि हम कॉलेज लेवल पे एक दो क्लासें पढ़ानी होती हैं, तो एक दो क्लासों के अंदर एक उस्ताद को फुली इंगेज होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर सारा दिन पढ़ाना होता तो फिर कह सकते हैं कि वो कभी थका होगा, कभी कोई कभी कोई। फाइनेंशियल ईयर इन पाकिस्तान बिगिन ऑन, जो पाकिस्तान के अंदर, हाँ यार सेम है। चलो एक को उड़ा देते हैं पकड़ के जी, ये लें। फाइनेंशियल ईयर जो है पाकिस्तान के अंदर वो कब से स्टार्ट होता है, तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ये चलता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन द क्वेश्चन पेपर इंक्रीज इट्स, अगर आप बच्चों से पेपर ले रही हैं और पेपर के अंदर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, तो हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन अ क्वेश्चन पेपर इंक्रीजेज इट्स, तो आप पेपर के अंदर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन शामिल करते हैं। ये इससे क्या आप अचीव करना चाहते हैं, देखना ऑब्जेक्टिविटी आपको मिलेगी जबरदस्त, आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, वैलिडिटी, डिफिकल्टी, ऑल ऑफ दीज।
तो क्या चीज इससे आपको जो है वो फायदामंद होगी? क्या सभी चीजों के अंदर फायदामंद नहीं होगा? अगर आल ऑफ नन होता तो, या फिर हम किसी एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिविटी भी अचीव होगी कि आप हर चैप्टर से, हर कंटेंट में से, हर कहीं से आप जो है वो टॉपिक शामिल कर रहे होंगे, तो जाहिर बात ऑब्जेक्टिविटी भी अचीव होती। इसी तरह रिलायबिलिटी है, आपको इससे कंसिस्टेंसी पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज उनके, बल्कि रिलायबिलिटी तो थोड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा नहीं सही तो। और इसके अलावा वैलिडिटी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी भी हो गई, डिफिकल्ट, सब कुछ हम कर सकते हैं। अगर आल का ऑप्शन ना हो ना, तो फिर भी मेरे नजदीक जो है वो वैलिडिटी ज्यादा रहेगा। आप उससे हर चीज को मेजर कर लेंगे, यानी आपने जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना, उन सब टॉपिक्स को आप चेक कर लेंगे कि उसके अंदर पता चल जाएगा कि यार इसने, इसको फलां टॉपिक, फलां एरिया भी आता है, फलां भी आता है, फलां भी आता है, और हर लिहाज से पेपर इस एरिया से भी दिया गया है, इस एरिया से भी दिया गया है, वैलिडिटी ज्यादा आएगा। अब रिलायबिलिटी जो कह रहे हैं, इस रिलायबिलिटी से उनकी क्या मुराद है? कैसे रिलायबिलिटी? कंसिस्टेंसी है। अगर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शामिल करेंगे तो इससे रिलायबिलिटी मिलेगी हमें। ठीक है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी है कि वो 3 सवालों को कैसे कर सकता है। कुछ सवालों के जवाब ना इंटरनेट पे, ये सवाल सब्जेक्ट ऐसा है, इसके सवालों के जवाब के ऊपर कभी भी ना जाया करें यूं कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अच्छी खासी बुक्स के अंदर अवेलेबल है लेकिन जवाब गलत लिखे हुए हैं। जब आपका अपने नॉलेज स्ट्रांग हो ना, तो आप किताबों को छोड़िए फिर, ठीक है ना, अपना आपका नॉलेज, आपके पास दलील हो, हाँ उसको तज़किरा करते रहें, लोगों के साथ करें, लेकिन किताबों के ऊपर जो है ना वो आपको 4-4 वेबसाइट के ऊपर जो है वो लग रहा होगा, गलत मिल रहा होगा। जी ऐसे ही है। अब रिलायबिलिटी को सेंस बताई जाए ना, रिलायबिलिटी क्या सेंस बनती है? अथेंटिक नॉलेज गेन थ्रू, अथेंटिक नॉलेज कैसे मिलता है हमें? इंपीरिकल एक्सपीरियंसेस से, अथॉरिटी से, इंट्यूशन से, ऑल ऑफ दीज। जो अब अथेंटिक नॉलेज जो है ना, आप इंटरनेट पे चेक करें ना, तमाम वेबसाइट पे आपको ऑल ऑफ दीज मिलेगा। हालांकि हमें खुद पता है कि इंट्यूशन जो होता है ना, ये होता है वजदान, यानी यकदम किसी सवाल का जवाब हमारे माइंड के अंदर आना। अब जब ऐसी सूरत हाल होगी तो वो तो नहीं होगा ना दूसरा, वो तो ठीक नहीं होता ना। इंट्यूशन जो हमारे वजदान यकदम आया है, उसकी कोई दलील तो नहीं है, कोई साइंटिफिक तो नहीं है ना। ये जो है ना, ये पेपर वाला मोस्टली जो है ना, बड़े लोग होते हैं, और मतलब बनाने वाले जो होते हैं वो अच्छी की ही बनाते हैं, पढ़ा अपनी परसेप्शन के मुताबिक। मैं आपको बताऊं ना, जैसे मैं जब मैंने 2022 के अंदर पेपर दिया था, तो मैंने 5 सवाल ऐसे थे, जितने यूट्यूबर थे सब ने उसके आंसर मुख्तलिफ बताए, और जो मेरा तुक्का लगा हुआ था और मेरे ठीक हो गए थे, और मैं टॉप पे चला गया था। तो अपनी, और अगर आपका तुक्का यानी जो आपकी परसेप्शन है वो आपके प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पे बनी हुई है ना, तो फिर आपका ठीक ही होगा, ठीक है ना। मतलब बगैर दलील के आप रिलायबिलिटी रट्टा लगाते रहें, लेकिन आपके पास दलील कोई नहीं है, उससे बेहतर है कि आपके पास दलील हो, आप वैलिडिटी लगा दें। अच्छा, अथेंटिक नॉलेज गेन थ्रू, अथेंटिक नॉलेज जो है वो इंट्यूशन से नहीं मिलता। अब अथॉरिटी, अथॉरिटी हम कहते हैं कि वो चीज, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा प्रिंसिपल है तो वो मेरी अथॉरिटी है, या हम जैसे कंपनी में कहता है बंदा कि मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं एक अथॉरिटी हूँ। भाई अगर तुम 10 साल में सीखा ही ना हो कुछ, तू कैसे अथॉरिटी बन गया? तो इंपीरिकल एक्सपीरियंस से ज्यादा यहाँ पे सूटेबल है, ठीक है। वही वो चीज तजर्बा करके जो हमें मिलती है तो वो ज्यादा अथेंटिक है बनिस्बत अथॉरिटी और इंट्यूशन के। अगर इंपीरिकल ना होता तो फिर मैं अथॉरिटी लगा लेता, और सबसे वीक तो इंट्यूशन वाला है। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड, ठीक है, चीजों को लॉजिकल लेके जाना और साइंटिफिक, तो ये ऑर्डरली थिंकिंग की तरफ आएगा। अब ये ऑर्डरली पता नहीं किस मुराद से लेता है, लेकिन ये इसका थिंकिंग, क्योंकि ये इसका जो है वो थिंकिंग के साथ, ये साइंटिफिक लॉजिक इन सब का ताल्लुक थिंकिंग के साथ है, तो ये इसमें आएगा। Why is instructional planning essential for effective teach? प्लानिंग क्यों जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमें इसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर लर्निंग द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल तो हमें कभी भी नहीं सिखाना होता, ठीक है। टू मेक टीचिंग इजियर, के टीचिंग को आसान आसान बनाना। अच्छा बहरहाल, यहाँ पे जवाब इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक ये आता है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ये एक देखें, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें बताया कि प्लानिंग जब हम करते हैं ना, तो हमें एक स्ट्रक्चर भी मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन भी मिलती है, यानी हम प्रॉपर कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग हो जाती है, पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन।
फिर इसके बाद टू मेक टीचर इजियर, ये भी पर्पज होता है प्लानिंग। अच्छा, टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर लर्निंग द सेम मटेरियल। अब प्लानिंग के अंदर ये भी है कि आपकी एक क्लास के अंदर हर बंदा मुख्तलिफ चीजें पढ़ी जा रहा हो तो वो भी नामुनासिब है। तो अगर हम एक सेम क्लास के, अब ये बात ये नहीं हुई कि हमेशा कंटेंट सेम पढ़ना है, बल्कि वो उस क्लास के अंदर जो है वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक तरह का मटेरियल पढ़ रहे हों, तो ये कहना मकसूद होगा। Why it is important to create a sense of belonging and community in the classroom? क्यों जरूरी है कि बच्चों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया जाए और कम्युनिटी के अंदर टू प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन से कभी मोहब्बत पैदा नहीं होती। टू क्रिएट अ काउटिक एनवायरनमेंट, बड़ा जो है ना वो लड़ाई वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना वो भी नहीं। टू फास्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सपोर्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, आसान से सवाल मारना मुड़ना भी नहीं चाहिए। हाउ कैन, अच्छा तो हाउ कैन टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, टीचर कैसे क्लास में इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर डाइवर्स लर्नर, जब टीचर्स के पास बहुत से मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए मल्टी ग्रेड बहुत सी मुख्तलिफ क्लासों के स्टूडेंट हैं। अब इन सब को कैसे ले, तो बाय यूजिंग द सेम टीचिंग मेथड से कभी इंक्लूसिविटी नहीं आती, बल्कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आती है। बाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि हम मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाएं। प्रोवाइड वेरिड रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें टू इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल की नीड के लिए। बाय फोकस ऑनली हाई अचीविंग स्टूडेंट, हाई अचीव को नहीं फोकस करना। ग्रुप वर्क से अवॉइड नहीं करना, ये वाला ठीक है। वाई इज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर स्टूडेंट लर्निंग, अच्छी क्लासरूम क्यों जरूरी है, इफेक्टिव क्लासरूम क्यों जरूरी है। टू क्रिएट अ काउटिक इन्वायरमेंट, नहीं है बिल्कुल फसाद। टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ये ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा टू मेक टीचर इजियर टू पनिश स्टूडेंट, पहले इस तरह का सवाल आ चुका हुआ है। वट इज द रोल ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड में प्ले का क्या मकसद होता है। टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट देना, नहीं। टू प्रोमोट सोशल स्किल्स एंड डेवलपमेंट, ये ठीक है, उनको सोशल स्किल्स प्रोवाइड करना ये ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी नहीं। अ सीरियस नोट ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन टेकन बाय, जब आपके यहाँ कोई चेकर आए और वो आपका बड़ा सीरियस नोट लिखता है आपकी मुतालिक, तो कौन हो सकता है, लीडर हो सकता है, इंस्पेक्शन ऑफिसर, मैनेजर, या जो सिर्फ नोट करता है ना और आगे रिपोर्ट देता है और सख्त वो देखता है क्या वायलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है। इन अर्ली एथेनियन एजुकेशन पेडागोगीज वाज, ये जो एथेनियन है ये पेडागोग ने एक स्लेव था, गुलाम था, जिसको वो पढ़ाया कर उसको सिखाते थे ये सारी। तो पेडागोग्स जो है ना नाम, ये गुलाम से नाम है इसका। वट वाज नॉट टॉट एंड डिडसलम, डिडसलम ये उसी पुराने दौर की ये टर्म है डिडसलम। और इसके अंदर जो है ना म्यूजिक, ये एक तरीका था जिसके अंदर ना बच्चों को आर्ट और म्यूजिक सिखाया जाता था, तो जिम्नास्टिक नहीं सिखाई जाती थी, ठीक है। ये डिडासलियम उसी पुराना एक तरीका था टीचिंग का, जिसके अंदर बच्चों को जो है आर्ट म्यूजिक इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी, लेकिन जिम्नास्टिक एक्सरसाइज के अंदर नहीं आती। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग विद द ग्रुप, कौन सा ग्रुप की तरफ नहीं है, फिलांथ्रोपी, पीनियम, डिडासिलम, प्लेस्ट्रा, एफोब्स। ये डिडासिलम उस तरह जिम्नास्टिक की है, प्लेस्ट्रा, एफोब ये सारी ट्रेनिंग का मतलब, ये उन्हीं पुराने टाइम की स्पार्टन की टर्म है कि जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग्स करना, लड़ाइयाँ करना, वो चीजें आती हैं। तो ये जो इनका ग्रुप नहीं है ना, वो पहले वाला फिलांथ्रोपियम है, कि वो उसके अंदर यानी मोहब्बत करना लोगों से, ये वाली चीजें उसके अंदर नहीं आती, लव वाली चीजें नहीं आती, बल्कि लड़ाइयों वाली चीजें आती हैं। तो ये तीन बी सी डी एक जैसी हैं और ए इनसे मुख्तलिफ है, ठीक है। सबकी डेफिनेशन लिख दी है। द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट विच फर्निशेस मटेरियल फॉर अ रजिस्टर ऑफ स्कूल इज कॉल्ड, जो आप फर्निशेस मटेरियल फॉर अ रजिस्टर ऑफ स्कूल इज कॉल्ड द रिकॉर्ड। अच्छा, इवेंट्स का रिकॉर्ड आप किस रजिस्टर में लिखते हैं, इवेंट्स का रिकॉर्ड हम वैसे कैलेंडर में लिखते हैं कि हमारा किस दिन को क्या रिकॉर्ड क्या होगा, द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का रिकॉर्ड, ठीक है, क्या कब करेंगे, विच फर्नीचर मटेरियल फॉर रजिस्टर, इसके अंदर आएगा। विच गोल वेरी कल्चरल डिमांड्स एंड इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज एंड एम्बिशन, एम्बिशन, कौन सा गोल जो है वो कल्चरल डिमांड कल्चर के मुताबिक है, और इंडिविजुअल तो इन्वायरमेंटल जो है ना वो कल्चर से मुताबिक, नहीं नहीं सॉरी, ये आगे इंडिविजुअल पोटेंशियल तो एजुकेशनल होगा, किसी इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है और कल्चरल की डिमांड्स क्या है, तो ये वाला जो है वो गोल एजुकेशनल गोल में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टेस्ट आइटम कंस्टिट्यूशन, कौन सा पहला स्टेप है टेस्ट आइटम बनाने के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन लिखना, बल्कि हम पहले डिफाइन करेंगे
कि वो टेस्ट क्यों बनाना है, ऑडियंस कौन है, पर्पस क्या है, ये किसी भी टेस्ट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए। विच फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ असेसमेंट, रोल नंबर कॉल करना कोई असेसमेंट का मेथड है नहीं है, तो यही आंसर इसका ठीक होगा। बाकी ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, क्वेश्चनिंग, ये तो सारे मेजरमेंट के तरीके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम क्या है कि उनको क्लासरूम मैनेजमेंट करना नहीं है, प्लानिंग, पेरेंट मीटिंग, मॉनिटरिंग। अब पेरेंट्स मीटिंग के अंदर कोई हम क्लास को मैनेज नहीं कर रहे होते, क्लास को नहीं चला रहे होते, क्लास के असेसमेंट नहीं ले रहे होते, बल्कि बाकी भी हम कर रहे होते हैं। सेट, सेट ये जो एक टेस्ट है फॉरन का, और ये वाला जो है वो सबमिट एट द एंड होता है कोई, ये वाला यानी इसको इस टेस्ट को हम एट द एंड काउंट करेंगे। एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट। परफॉर्मेंस के अंदर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन देते हैं बच्चे की, हम उसके स्टूडेंट इवैल्यूएशन दे, उनके वर्क को इवैल्यूएट करते हैं। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट टू बी कंप्लीटेड थ्रू अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ क्लासरूम इन ऑर्डर टू फिगर आउट हाउ मच कारपेट विल बी। अब देखिए जो परफॉर्मेंस होता है ना, ये क्वालिटेटिव वर्क की बात करते हैं, कि जहां हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। तो अब हम जब कह रहे हैं ना कि फिगर आउट हाउ मच कारपेट विल बी, कितना कारपेट, यानी इसके मतलब हम कुछ ना कोई फॉर्म करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमने किया है। तो जो काम वाली बातें होती है ना, वो परफॉर्मेंस का वर्ड क्वालिटेटिव टर्म है, और क्वालिटेटिव टर्म के अंदर वो ऐसे जो कोई काम होता है, जहाँ कहीं एप्लीकेशन हो रही होती है कोई चीज, उसके ऊपर हम वहां पे लगाते हैं इसे। वेज कंपिटेंसी फोकस ऑन सुजेस्टोपीडिया, सुजेस्टोपीडिया जो है ना, ये किसे, सुजेस्शन से निकला है, तो ये हम जो है ना वो कम्युनिकेशन को बोलते हैं। सुजेस्टोपीडिया क्या है, कम्युनिकेशन है। द बेसिक पर्पज ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का बेसिक पर्पज क्या है कि डिसिप्लिन मैनेज किया जाए, गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को प्रमोट करना, उनके कोऑपरेशन को, डी इफेक्टिव विद डिसरप्टिव, उनकी लड़ाइयों को रोकना, या यूज इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब ये वाला भी ठीक बन रहा है ना, गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग और यूज इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये डी ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो ज्यादा डी वाला एक ब्रॉडर वे के अंदर जो है ना बात की गई है। टीचिंग स्किल आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर, टीचिंग स्किल किसके लिए हेल्पफुल है, रूटीन टास्क के लिए, क्लासरूम के लिए, डिजायर्ड लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। तो टीचिंग जो होता है वो डिजायर्ड लर्निंग के लिए होता है, कि हमारी क्या ख्वाहिश है सीखने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, डिस्कशन, ट्रिप्स, इंक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन, या कोऑपरेटिव। तो ट्रिप्स जो होते हैं ना, ये क्लासरूम के अंदर नहीं होते, ये क्लासरूम की ये एक्टिविटी नहीं है। विच आर द फॉलोइंग टीचिंग स्किल, क्या टीचिंग स्किल के अंदर इंक्लूड है, एकेडमिक नॉलेज, ये बिल्कुल शामिल है, प्रेजेंटेशन स्टाइल, न्यूमेरेसी, जेडपीटी। तो विच फॉलोइंग टीचिंग टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल के अंदर ना प्रेजेंटेशन स्टाइल आ जाएगा, यानी हम जो कर रहे होते हैं ना परफॉर्म, टीचिंग परफॉर्म करना होता है, तो प्रेजेंटेशन स्किल आएगा। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी मसले को हल करने के लिए एक एबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू अडेप्ट द न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन को अडेप्ट करना, किसी मसले को हल करने के लिए इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस के अंदर हम किसी मसले को हल करने के लिए जो है वो अपनी यानी एबिलिटी के बात ही इंटेलिजेंस के साथ होती है। Which of the following is the disadvantage of the use method in education in the Pakistani context? इन द ऑफ द यूज मेथड कौन सा है, मेमोरी रिटेंशन, कम्प्लेक्स रिमूव, एक्सपेंसिव, कंसंट्रेशन डेवलपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ यूज मेथड इन एजुकेशन, मेथड को यूज करना ये आ सकता है कि एक्सपेंसिव होता है पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में, कि हमें हर तरह के मेथड को, हर बंदे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस या बड़ी बड़ी एलसीडी या ये तरीक, वो हमारे लिए एक्सपेंसिव पड़ता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान, कौन सा कोई लेसन प्लान का हिस्सा नहीं है, तो ड्रेस कोड जो है वो किसी लेसन प्लान का हिस्सा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेसन प्लान इंप्लीमेंट, लेसन को जब इंप्लीमेंट करना है तो कौन सी लॉजिकल सीक्वेंस है, पहले मोटिवेट करना चाहिए, फिर इंटरेक्शन करना चाहिए उनके साथ, फिर लर्निंग होनी चाहिए, फिर असेसमेंट होनी चाहिए। ये भी किसी हद तक ठीक है, पहले लर्निंग होनी चाहिए, फिर इंटरेक्शन होनी चाहिए, फिर मोटिवेशन, फिर असेसमेंट। तो इंटरेक्शन, ये बात भी ठीक है, पर लर्निंग हो जाए, लेकिन मोटिवेशन जो आ रही है ये बाद में आ रहा है। इंटरेक्शन, लर्निंग, ये पहले वाला ठीक है, पहले मोटिवेट करें, फिर उनके साथ इंटरेक्शन करें बच्चों के साथ, फिर उनको लर्निंग करवाएं, फिर एट द एंड उनकी इंस्ट्रक्शन करें। पहले बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो सीखे, थोड़े इंस्पायर हो, उनका पढ़ने सीखने का जज्बा पैदा हो, फिर उनका इंटरेक्शन करें, फिर उसके बाद जो है ना वो ये करें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? आईसीटी का इस्तेमाल जो कौन सा इसमें एडवांटेज है? सेटिंग अप द डिवाइस कैन बी वेरी ट्रबलसम, ये कोई एडवांटेज नहीं है, तो नुकसान हुआ कि बड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रबल शूट करना। दीज आर टू एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी कोई फायदा नहीं है। इट इज हार्ड फॉर टीचर टू यूज विद द लैक ऑफ एक्सपीरियंस यूज आईसीटी, ये भी नुकसान है। इमेजेस कैन इजीली बी यूज्ड एंड टीचिंग, टीचिंग के अंदर तस्वीरों को इस्तेमाल किया जा सकता है, और इंप्रूविंग द रिटेंटिव मेमोरी और स्टूडेंट की रिटेंटिव मेमोरी को बेहतर किया जा सकता है। तो ये वाला जो है वो ठीक होगा जी। मैं आपके साथ जो है वो ये सारे एमसीक्यूज जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, 500 के 500, इसके अंदर कोई भी अगर हो मसला तो फिर बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, यानी 3500 लास्ट 500 एमसीक्यूज जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।